Assalamu alaikum students. In today's lecture we are going to discuss the third step of accounting process, that is summarizing. अभी तक हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस accounting is the process of recording, classifying, summarizing and interpreting financial information for decision making. तो हमने देखा कि रिकॉर्डिंग की जाती है इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज, फिर डेटा को क्लासिफाई करने के लिए, एंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए उनको लेजर्स में पोस्ट किया जाता है. थर्ड स्टेप पे आते हैं जो कि है समराइजिंग. अब थर्ड स्टेप में अकाउंटेंट क्या करते हैं, दे नीड टू क्रिएट अ समरी ऑफ ईच अकाउंट. अकाउंट हमने डिफरेंट अकाउंट्स देख लिए हैं, समझ चुके हैं. हमारे पास कैश का अकाउंट होता है, मशीनरी का अकाउंट होता है, अकाउंट्स पेबल का अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, बैंक लोन का अकाउंट होता है, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट होता है. डिफरेंट टाइप्स के ये अकाउंट्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स का फाइनेंशियल डेटा होता है जो लेजर्स तक बिजनेस का कंपाइल हो रहा होता है. अब इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को वन पेज समरी पे क्रिएट करना, वन पेज समरी पे लेके आना, ये थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होता है. हम लेजर्स की समरी क्रिएट करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्पेशल डॉक्यूमेंट जिसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं. तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस को. थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. जब भी मैं बात कर रही थी कि हम सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज. उन जर्नल एंट्रीज से लेजर्स बनाए जाते हैं. थर्ड स्टेप वाज द समराइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. फिर एडजस्टमेंट्स करने के बाद इंटरप्रेट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो हमारा आज का फोकस है ऑन ट्रायल बैलेंस. नाउ व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? A trial balance is a statement of all the balances from the ledger and cash book on a particular date. जितने भी balances होते हैं लेजर के, कैश लेजर हो, आपका किसी एसेट का लेजर हो, पेबल्स का लेजर हो, लाइबिलिटीज़ का लेजर हो, रिसीवेबल्स का लेजर हो, कैपिटल का लेजर हो, उन तमाम लेजर के बैलेंसेस को हम एक पेज पे, एक कम जगह पे कंपाइल कर रहे होते हैं, एक स्टेटमेंट में लिख रहे होते हैं. उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं. द ट्रायल बैलेंस इज़ बेस्ड ऑन अ रूल दैट टोटल डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स. ये हम फर्स्ट डे से जर्नल एंट्रीज़ के बनाना जब हमने स्टार्ट किया तब से हम बात कर रहे हैं कि डेबिट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट साइड. तो ट्रायल बैलेंस भी इसी रूल को अप्लाई करती है कि व्हेन वी कंप्लीट अ ट्रायल बैलेंस इट्स डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड. A trial balance look like something like this. First of all, a trial balance has a header. Header का मतलब हेडिंग उसकी होनी चाहिए जिस पे लिखा होगा ट्रायल बैलेंस. पास्ट टाइम बिजनेस का नाम भी लिखा होगा, बिजनेस का नेम लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस एज एट पर्टिकुलर डेट. जिस दिन ये ट्रायल बैलेंस बनाई गई, जिस दिन आपने अपने बिजनेस के डिफरेंट अकाउंट्स की समरी क्रिएट की, उस दिन को मेंशन कर देंगे एज एट 31 दिसंबर 2000. ये इसका हेडर बन जाएगा. दिस इज़ मस्ट फॉर मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस. ठीक है. फिर ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं. आपको याद होगा कि हमने लेजर्स क्रिएट किए थे लास्ट टाइम. तो जितने भी इंडिविजुअल लेजर्स होते हैं उन लेजर्स का नाम आप पहले कॉलम में लिखते हो. जिस तरह लेजर है कैपिटल, कैश, लैंड, परचेजेस, अकाउंट्स पेबल, सेल्स, डेटर्स, सैलरीज, ड्राइंग्स, वेजेस एक्सेट्रा. वन बाय वन आप लेजर का नेम उठाते हो और उस लेजर के सामने उसका बैलेंस आप मेंशन कर देते हो. लेजर्स में हमने जो लास्ट स्टेप ऑफ लेजर्स देखा था, लेजर्स में हमने क्या किया था कि लेजर क्रिएट करके हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस किया था. और इस डेबिट क्रेडिट साइड को बैलेंस करने के लिए समटाइम्स वी नीड टू ऐड a certain amount on the lesser side ताकि दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाए, जिसको हमने डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस का नाम दिया था. ठीक है. तो हमने वो वाली जो अमाउंट जो हमने खुद से ऐड की होती है लेसर साइड पे, जिसको हम बैलेंस का नाम देते हैं, वो वाली अमाउंट उठा के लेजर में से हमने यहाँ ट्रायल बैलेंस में लिखनी होती है. अब लेट्स सपोज हमारा पहला लेजर था कैपिटल का, और कैपिटल में हमारे पास बैलेंस आ रहा था $10,500 का. तो हमने कैपिटल का अकाउंट नेम लिखा पहले कॉलम में, और कैपिटल के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में हमने लिख देना है उस बैलेंस का अमाउंट.
ठीक हो गई बात। फिर सेकंड लेजर हमारे पास अगर कैश का होगा तो हम कैश का नाम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में और उस कैश के सामने उसका बैलेंस मेंशन कर देंगे। फिर थर्ड जो लेजर हमने बनाया होगा लैंड का, लेट्स सपोज बनाया है तो हमने लैंड का नाम लिखा, लेजर का नाम लिखा और उसके सामने उसके बैलेंस की अमाउंट लिख दी। जो डेबिट बैलेंसेस थे वो डेबिट के कॉलम में लिखे, जो क्रेडिट बैलेंसेस थे वो क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएंगे। जब हमने जितने भी लेजर्स बनाए सारे लेजर्स को 1 बाय 1 यहाँ पे लिख के अलॉन्ग विद देयर बैलेंसेस, जहाँ पे सारे लेजर्स ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करके डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का सम फाइंड आउट कर लेना है। एंड रिमेंबर द सम ऑफ डेबिट साइड, द टोटल ऑफ डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट साइड। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही हैं, दोनों का सम, डेबिट कॉलम का सम और क्रेडिट कॉलम का सम इक्वल नहीं आ रहा, देन इट मीन्स देयर वाज सम मिस्टेक व्हाइल यू वर पासिंग द जर्नल एंट्रीज और व्हाइल यू वर मेकिंग द लेजर्स। कोई मिस्टेक है, आपने पोस्टिंग ठीक नहीं की लेजर में, कुछ अमाउंट्स में मसला आ गया, कुछ ट्रांजैक्शंस में मसला आ गया, जिसकी वजह से ये दोनों बैलेंसेस इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने डेबिट किया था 500 से किसी अकाउंट को और क्रेडिट कर दिया उसको 200 से, ठीक है। जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम करते हैं ना, एक अमाउंट डेबिट करते हैं साथ में दूसरा अकाउंट कोई क्रेडिट हो रहा होता है, तो वहाँ पे कोई मिस्टेक आपके पास गलती से आ गई, आपने गलती से कहीं पे 700 लिखा हुआ था, आपने उसको गलती से 500 लिख दिया है, ठीक है। तो अकाउंटेंट से ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, अकाउंटिंग्स में अकाउंटेंट से ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो उन मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट कॉलम का टोटल सम इक्वल ना हो क्रेडिट कॉलम के सम से, तो फिर अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, दे रीचेक देयर जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स, उनको रीचेक करके ये डिस्क्रिपेंसीज, ये जो भी मिस्टेक्स गलतियाँ होती हैं उनको ख़त्म किया जाता है ताकि ये बैलेंस इक्वल हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब ये ट्रायल बैलेंस क्यों यूज़ किया जाता है, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस? The first use of trial balance is to test the equality of the recorded debits and credit. First of all, trial balance, क्योंकि हमने बोला कि ट्रायल बैलेंस में जब बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं तो सम ऑफ debit side should be equal to sum of credit side. तो basically this trial balance is used to test the equality of recorded debits and credits. ये दोनों equal हैं कि नहीं है। अगर trial balance बनाने के बाद आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का सम इक्वल आ गया, इट मीन्स के अकाउंटेंट ने काम ठीक किया है। इफ़ द टोटल डेबिट इज़ नॉट इक्वल टू क्रेडिट, इट रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ सम एरर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्नलिजिंग और पोस्टिंग इन द लेजर्स, ठीक है। ये बात मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि अगर डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब था कि देयर वाज सम काइंड ऑफ एरर जब हम जर्नल में एंट्री कर रहे थे या लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे। But trial balance has certain limitations as well. The trial balance that balances does not necessarily prove that all the transactions have been recorded. ट्रायल बैलेंस सिर्फ आपको अमाउंट्स की इक्वालिटी को चेक करने के लिए थोड़ी सी हेल्प करता है। बास में ऐसा हो सकता है कि अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल भी आ गए हैं, तब भी इट इज़ नॉट अ प्रूफ कि तमाम ट्रांजैक्शंस ठीक तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं। कुछ एरर्स ऐसे हो सकते हैं विच आर नॉट डिटेक्टेबल इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। वो कौन से एरर्स हैं उनको हम अभी आगे चल के देखते हैं। देयर आर सम काइंड ऑफ एरर्स दैट कैन स्टिल कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बैलेंस एंड नॉट ईजी टू डिटेक्ट। वो एरर्स कौन से हैं उनको देखते हैं। देयर आर सर्टेन एरर्स दैट आर नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को तो चेक करके बता देता है कि न्यूमेरिकली वैल्यूज़ आपने ठीक एंटर की थी कि नहीं की थी, लेकिन कुछ ऐसे एरर्स हैं जो कि आपने शायद जर्नल एंट्रीज करते टाइम गलती कर दी होगी, मिस्टेक हो गया होगा अकाउंटेंट से, कोई एरर आकर हो गया होगा, लेकिन ये एरर्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। पहला एरर है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये है कि
अकाउंटेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो कि आपने कोई एंट्री को इंटायरली ओमिट कर दिया है, यू हैव ओमिटेड सम काइंड ऑफ एंट्री, मतलब सेल्स की एंट्री हुई थी और सेल्स की एंट्री हुई और अकाउंटेंट ने गलती से वो एंट्री इंटायरली ओमिट कर दी है। अब जाहिर बात है अगर इंटायरली ओमिट कर दी है तो इट विल नॉट बी डिटेक्टेबल वाइल मेकिंग द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि वो पूरी जितना आपने जितना अमाउंट से डेबिट को मिस किया उतने अमाउंट से क्रेडिट को भी मिस कर दिया। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि ड्यू टू कम्प्लीटली ओमिटिंग अ ट्रांजैक्शन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जब एक ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड है तो उसका ना इफेक्ट डेबिट साइड पे हो रहा होगा ना क्रेडिट साइड पे हो रहा होगा। ठीक है, ऑल्दो देयर इज अ मिस्टेक के अकाउंटेंट ने एंट्री मिस कर दी है, लेकिन स्टिल उसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आती है। फिर अगला है एरर ऑफ कमीशंस। सेकेंड एरर है द एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन ये है कि आपने एंट्री बाय लॉ बाय रूल ठीक की आपने एंट्री बाय रूल बाय लॉ तो ठीक की, लेकिन मसला ये हुआ कि आपने जो लेट्स सपोज एग्जांपल समझाती हूँ कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसने फ्यूल का एक्सपेंस किया। ठीक है, फ्यूल का एक्सपेंस किया तो उसकी वजह से हुआ क्या होगा कि लेट्स सपोज बिजनेस ने फ्यूल पे किया है, फ्यूल की कॉस्ट पे की है, तो फ्यूल एक्सपेंस क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ फ्यूल को डेबिट करने के बजाय उसने ये एक्सपेंस डाल दिया सैलरीज में। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। बिजनेस ने फ्यूल की पेमेंट की तो फ्यूल एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था ना, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग फ्यूल एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब बाय नेचर तो एंट्री ठीक थी, एक्सपेंस तो दोनों हैं, फ्यूल की पेमेंट भी एक्सपेंस है, सैलरीज की पेमेंट भी एक्सपेंस है। होना तो यही चाहिए कि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, लेकिन ड्यू टू कमीशन एरर अकाउंटेंट ने गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो ये एरर ऐसा है कि ये डिटेक्ट नहीं हो सकेगा जब आप ट्रायल बैलेंस को बनाओगे। ठीक है, इट विल नॉट बी रिवील्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। फिर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने जो एंट्री की उसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल रूल का पता नहीं था कि ये अकाउंट एसेट है कि एक्सपेंस है। आपने गलती से मतलब किसी एसेट को एक्सपेंस कह दिया, आपने लाइबिलिटी को रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया या रेवेन्यू अकाउंट को लाइबिलिटी अकाउंट में डाल दिया, जो डेबिट अकाउंट्स थे उनको एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया। तो तब उस केस में आपके ऊपर जो है वो एक लाइक सच एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड व्हेन यू आर मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस। जब आप ये एरर ऑफ प्रिंसिपल अकर होता है व्हेन द एंट्रीज आर मेड टू द करेक्ट अमाउंट एंड द अप्रोप्रिएट साइड एज विद एन एरर ऑफ कमीशन बट द रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट इज यूज्ड। आपने अप्रोप्रिएट साइड पे तो किया, जो डेबिट होना था डेबिट ही किया, जो क्रेडिट होना था क्रेडिट ही किया, लेकिन आपने अकाउंट नेम ऑपोजिट यूज़ कर दिया। देखो डेबिट तो एसेट्स भी होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट एसेट एक्सपेंसेस दोनों ज़्यादा होते हैं तो डेबिट होते हैं। ठीक है, तो आपने एसेट की बजाय एक्सपेंस अकाउंट यूज़ कर लिया या एक्सपेंस की जगह एसेट अकाउंट यूज़ कर लिया। ठीक है, क्रेडिट अमाउंट्स होती हैं, क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटीज़ हो, ओनर्स इक्विटी हो या रेवेन्यू हो, तीनों ज़्यादा होते हैं तो क्रेडिट होते हैं ना। तो आपने गलती से रेवेन्यू अकाउंट को लाइबिलिटी अकाउंट लिख दिया है या ओनर्स इक्विटी अकाउंट लिख दिया है, तो बाय रूल तो दोनों इंक्रीज होते थे, तो क्रेडिट साइड पे आपने अमाउंट ठीक लिखा, लेकिन रूल आपने गलत अप्लाई कर दिया
प्रिंसिपल आपने गलत अप्लाई कर दिया, आपने लाइबिलिटी को रेवेन्यू कह दिया है, आपने या ओनर्स इक्विटी को लाइबिलिटी कह दिया है, इस किस्म की गलती हो गई है, जिसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये भी आपकी ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम ये भी एरर आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। फोर्थ एरर इज कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। बास टाइम अकाउंटेंट से गलती ये हो जाती है कि अकाउंटेंट क्या करता है, एंट्री को पूरा रिवर्स कर लेता है। जो अकाउंट डेबिट होना था उसको क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट होना था उसको डेबिट कर दिया। इसको कहते हैं कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। मतलब बिजनेस ने एसेट परचेज किया, ठीक है, और कैश पे किया, तो कैश डिक्रीज होना चाहिए था, कैश क्रेडिट होना चाहिए था। और जो एसेट परचेज किया, लेट्स सपोज सप्लाइज खरीदे हैं तो सप्लाइज डेबिट होने चाहिए थे। रिवर्स एंट्री पास कर देता है अकाउंटेंट। क्या करता है, कैश को डेबिट कर देता है, सप्लाइज को क्रेडिट कर देता है। जितने अमाउंट से डेबिट साइड इंक्रीज होनी चाहिए थी उतने ही अमाउंट से क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी, और सेम इफेक्ट्स ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, जो अमाउंट डेबिट होना था उसको क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट होना था तो उसको डेबिट कर दिया। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसका इम्पैक्ट देखोगे, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि सेम वही है कि जितने अमाउंट से डेबिट किया उतने अमाउंट से क्रेडिट भी तो किया आपने, सिर्फ आपने अकाउंट नेम रिवर्स कर दिए हैं। तो न्यूमेरिकली स्पीकिंग, मैथमेटिकली अकाउंटेंसी के केस में जो न्यूमेरिकल सम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड विल रिमेन द सेम। यहाँ तक बात समझ में आती है? कंपनसेटिंग एरर्स फिर आते हैं। कंपनसेटिंग एरर्स अकर्स व्हेन देयर आर मल्टीपल अनरिलेटेड एरर्स, लेकिन वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से एक एसेट अकाउंट को अंडरस्टेट कर दिया, मतलब कम लिखा बाय $50। ठीक है, आपने एसेट अकाउंट को गलती से $50 से कम लिख दिया था। लेट्स सपोज आपने कहीं पे सप्लाइज खरीदे 1500 के, ठीक है, और आपने गलती से इसको 1500 के बजाय $50 कम लिख दिया, 1450 लिख दिया। ये अंडरस्टेट हो गया, ये कम हो गई डेबिट साइड ना। सप्लाइज परचेज किए 1500 के, लेकिन गलती से 1500 की बजाय 1450 लिख दिया। ठीक है ना, हमने सप्लाई से आगे 1450 लिख दिया। अब डेबिट साइड कम है, पैसे पे किए 1500, तो 1500 की पेमेंट लिखी होगी कैश में। एरर अकर हो गया। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि बिजनेस कोई एक्सपेंस पे करता है, लेट्स सपोज कोई रेंट पे करता है। ठीक है, रेंट की अमाउंट है एक्चुअल $100 और बिजनेस के अकाउंटेंट ने गलती से इसको $150 लिख दिया, ओवरस्टेट कर दिया। एक एसेट अकाउंट को डेबिट वाली साइड पे एक अकाउंट को पहले अंडरस्टेट किया था 50 से। कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद बाय चांस ऐसा हुआ कि गलती से अकाउंटेंट ने डेबिट की साइड पे ही एक अकाउंट को गलती से वही 50 अमाउंट से ओवरस्टेट कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे अमाउंट 50 कम थी, यहाँ पे 50 अमाउंट ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल ये दोनों दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक होती है बात। या अकाउंटेंट ने डेबिट साइड पे वैल्यू ज़्यादा लिखी थी गलती से और क्रेडिट साइड पे भी ज़्यादा लिख दी, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई कोइंसिडेंस अकर हो जाए कि अकाउंटेंट से दो गलतियां या दो से ज़्यादा गलतियां ऐसी हो जाएं जो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, ख़त्म कर दें, इस किस्म के एरर को कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऐसा अकर हो, ऐसा हो, लेकिन बाय चांस कभी ऐसा हो जाए तो इस किस्म का एरर भी ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं होता। एंड द लास्ट इज एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आपने आपके ट्रायल बैलेंस बनाया, आपको एक एरर तब आइडेंटिफाई नहीं हो सकता जब वो इस केस में, इस सिचुएशन में आ रहा हो कि आपने जो एंट्री है वो गलत प्लेस की है। आपने जो ओरिजिनल एंट्री पास की थी, मतलब जो जनरल एंट्री पास की थी, उसमें कुछ गलती हो गई है इन अमाउंट। आपने लेट्स सपोज कैश पे किया था $20 का,
और गलती से अकाउंटेंट ने कैश की पेमेंट लिख दी है $10, ठीक है, एंट्री अकाउंट सही यूज़ किए हैं, सिर्फ अमाउंट गलत एंटर कर दिए हैं, तो इसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ तक बात समझ में आती है। दीज आर फ्यू एरर्स विच आर नॉट रिवील्ड व्हेन वी आर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए थोड़ा सा यूज़ होता है, थोड़ा सा आइडिया अकाउंटेंट को मिल जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल ना आए कि कौन कौन से इश्यूज थे, कुछ ऐसे इशू अगर हो चुका है इन वाइल मेकिंग द जर्नल और वाइल पासिंग द वाइल पोस्टिंग इट टू लेजर्स, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस में कुछ मिस्टेक्स, कुछ एरर्स अकर हो गए हैं। बट नॉट ऑल एरर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, जो कि यहाँ पे हमने एंड पे डिस्कस किया है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप कि क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके जी, थैंक यू सो मच।